प्रेस वाले भैया हैं, काम वाम सब चल रहा है बढ़िया भैया? जी सर, नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? तो 4 दिन बाद निकल रहा है, कभी हफ्ते में एक बार, महीने में कभी 2 बार ऐसे निकल रहा है। कपड़े नहीं दे रहे? कपड़े निकल ही नहीं रहे कुछ भी। भाजी आपको याद होगा मैं हाथरस में घूम रहा था तो वहाँ पर मुझे एक प्रेस वाले मिले थे, दोनों लोग, तो बोले साहब कपड़े नहीं दे रहे हैं लोग। और मैंने सोचा था दिल्ली में एनसीआर में सब कुछ चीज़ें अलग होंगी, डिफरेंट होंगी, नहीं काम नहीं मिल रहा। नहीं सर, इसमें भी आधा कपड़ा हम अपना घर से लाए हैं, आधा यहाँ का है। कहाँ के रहने वाली हैं आप? हम जिला फर्रुखाबाद के। गए नहीं? नहीं सर, नहीं जा पाए? कहाँ से इतना पैसा लाते जो मतलब गांव पहुँचते। 2-2 हज़ार वैसे मांग रहे थे टिकट के, 5 लोग थे, 20,000 हो गए। इतना तो यहीं अपने जैसे तैसे गुजारा करा। बच्चे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। ये जो जितने ये तखत लगे ये सब प्रेस वालों के? सब प्रेस वालों की है, काम ही नहीं निकल रहा है तो कहाँ से आए हैं बेचारे। भाई मेरी निगाह लगी, जैसा लगता है कि ना जब वकील बैठते हैं ना वो तखत पे, जहाँ पे अदालत के सामने, जी ये वही लग रहा था कचहरी का, लेकिन पता चला कि यहाँ पे सारे प्रेस वाले थे। अब इसमें से मैं इतने प्रेस वालों के बीच में सिर्फ 2 लोगों को देख रहा हूँ और एक भैया ये भी दिख रहे हैं मुझे। नमस्ते भैया, क्या नाम है बाबू? है सुभाष। आपका? छोटे भैया। छोटे भैया? तो बड़े भैया के पास पहुँच गए, क्या बात है। आप? रामू। रामू। तो काम मद्दा चल रहा है? मद्दा के सर है ही नहीं, काम है, अब क्या करें। कहाँ काम है मतलब कहाँ? यूपी में कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ। काम है जब बोल दिया तो मैं समझ गया कि आप तो फिर लखनऊ के रहने वाले हैं। हाँ जी। तो अब क्या करोगे? अब क्या करें, यही थोड़ा बहुत कर रहे हैं और क्या करें। नहीं तो काम क्यों नहीं दे रहा आ रहा? हम कोई दे ही नहीं रहा, डर के मारे कह रहे हैं कोरोना हो जाएगा ये है वो। तब अब हम ये छोड़ के भी नहीं जा सकते, कहाँ जाएं बच्चों को लेके। क्या बच्चे हैं घर में? 2 मियाँ बीवी, 2 बच्चे। हाँ, एक दोनों तुम्हारी बीवी और 2 बच्चे। हाँ। तो बच्चे कितने बड़े बड़े? एक है 10 साल का, एक 12 साल। लखनऊ में कहाँ घर है? लखनऊ संदीला के बीच में। अच्छा, हरदोई और हाँ। जिला हरदोई है? हाँ। हाँ समझ गया। आप कहाँ के रहने वाले? हरदोई के। हरदोई के? आप? हरदोई के। हरदोई। अच्छा, सब हरदोई के ही हैं यहाँ पे ज़्यादातर सारे लोग हैं। पाजी ये वो लोग हैं जो दिल्ली में कमान, कितने साल से हैं आप? हम यहाँ सर हैं 10-11 साल। 10-11 साल से। आप? 10 साल। भाजी 10-11 बराबर 15 साल वो वहाँ पे ऐसे ही हैं। वो फर्रुखाबाद के हैं, ये हरदोई के हैं। बहुत सारे लोग काम करने के लिए यहाँ आते हैं। एक शर्ट का कितना पैसा लेते हैं? 3.5 रुपये। 3.5 रुपया एक शर्ट का इनको यहाँ मिलता है। ये वो लोग हैं जब अगर 10 शर्ट करेंगे तो 35 रुपये इनको मिलेंगे। तो आजकल कितनी शर्ट करते हो? आजकल ज़्यादा 15-20 शर्टें हो जाती हैं बस। और बस वीडियो बनवाते हैं सामने। हाँ, कह रहे हैं कि रखी है सामने, वीडियो बना दो। सुबह से कपड़े हाँ? इतने करे बस। इसमें इतने क्या, सुबह के कपड़े हैं? हाँ क्या खाएंगे, क्या दूध भी नहीं आता बराबर, लेकिन घर में भी बैठे बैठे क्या करें। तो पाजी मैंने एक ये भी मिलाया, ये वो काम करने वाले हैं जो बिल्कुल नीचे का स्तर है, ये वहाँ पे खड़े हैं। इनकी परेशानी ये है कि ये 10-12 साल से दिल्ली में है, काम धंधा सब कुछ ऐसा ही है और बिल्कुल नॉमिनल चल रहा है मामला। और एक मैं इनसे मिलवा देता हूँ। क्या नाम है भैया? बंटी नाम है। बंटी भैया, कैसा काम चल रहा है बेटा? सर काम बहुत कम चल रहा है हमारा। कितनी सवारी आ जा रही है? सर सवारी तो कोई नहीं, 2 सवारी का लाउड है हमारा। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कितना दिन भर में कितना काम कर लेते हो? सर काम की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, प्लस 500 का, 1000 का, इससे बस। ऊपर काम नहीं है हमारे पास। बस। बस। कहाँ दिल्ली के रहने वाले हैं? सर मैं यही नोएडा में रहता हूँ। नोएडा में रहते हैं। जी। तो भाजी ये है समस्या। एक तरफ ये लोग हैं, इनकी परेशानी है, एक तरफ प्रेस वाले भैया हैं, उनकी परेशानी है। जी नमस्ते। भागते क्यों हैं? हमारे पास ही आइए। जी सर, मैं आपका शो देखता हूँ बहुत बार। आप मुझे पहचान भी गए? जी। अच्छा, क्या नाम है साहब आपका? सुरेंद्र बंसल। सुरेंद्र बंसल साहब, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। सुरेंद्र बंसल साहब एक चीज़ बताइए मुझे, काम पे जा रहे हैं अभी? हाँ जी। जा रहे हैं? हाँ। क्या काम करते हैं साहब? हमारी मिठाई की दुकान है सर। मिठाई की दुकान है? हाय, तो मिठाई की दुकान वाले भी सफरर हैं पाजी, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सफरिंग होती है। उनको बहुत परेशानी हुई है मिठाइयों का। हाँ जी। काम कम हो गया एकदम से। काम काफ़ी कम हो गया सर। और जो उस लॉकडाउन में एकदम से हुआ होगा उसमें मिठाई हाँ, फेंकी भी गई होंगी। काफ़ी सामान का नुकसान हुआ सर उसमें। उसमें नुकसान भी हुआ होगा। हाँ जी। इस टाइम भी ग्राहक वापस उतना नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। हाँ जी। तो भाजी आज ये वो लोग मिला रहा हूँ मैं, जिनको उन काम वालों से मिला रहा हूँ जो कि जिनके धंधे थोड़ा ना कहीं, वैसे तो सभी के अफेक्टेड हुए हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बंसल साहब, आप भी एक काम वाले हैं, वो भी एक काम करने वाला है, वो जो सामने प्रेस कर रहा है।
मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप अपनी शर्ट उसको क्यों नहीं देना चाहते हैं, क्या वजह है? वही सर, फियर फैक्टर। फियर फैक्टर जो आपके यहाँ लागू होता है जब आपके यहाँ मिठाई कोई खरीदने आता है। सर बिल्कुल, हर आदमी पे लागू होता है सर वो तो। भाई आपकी मिठाई की दुकान है तो इनके यहाँ कोई मिठाई खरीदने नहीं आ रहा, समोसा खाने नहीं आ रहा है, उनके पास कोई बंसल जी अपनी शर्ट उसको नहीं देना चाहते हैं क्योंकि उन्हें भी फियर फैक्टर है। सवाल यही है इस समय, सबसे ज़्यादा परेशानी यही है। बिल्कुल सर। दुकान खोल लें? खोल रहे सर 8 बजे तक, शाम को 8 बजे तक। शाम को 8 बजे तक। हाँ जी। कितना लगभग? 30% सर बिजनेस है बस। बस बस 70% गया। 70% कम से कम नुकसान। भाजी वही है 30-70 वाला रेशियो जो वो बता रहे थे, 30-70 का ये बता रहे हैं। पहले वैसे कितना कर लेते थे भैया दिन भर में? पहले सर हो जाता था 250-250 का, तो खर्चा हमारा चल जाता था घर का। और अब लेकिन अब तो 60-70 कभी 100 बस। वही 30 का रेशियो है, लगभग 30 का रेशियो है। भाजी काम खत्म करके, कोयला गिरा के, प्रेस ठंडी करके निकल पड़े हैं। भाजी अभी ये कोई समय नहीं था, इसमें तो काम शुरू होता था और चलता था, लेकिन वक्त भाजी ऐसा है। अच्छा बंदन साहब थैंक यू। अच्छा भैया सर एक रिक्वेस्ट किया। हाँ सर बिल्कुल। एक सेल्फी ले लो सर आप। हाँ एक सेल्फी ले लो। हाँ ले लीजिए सेल्फी, ऐसी क्या बात है। हमारा तो दुकान हमेशा खुली रहती है भाजी, हमारी दुकान में जो है कोई दिक्कत। फियर फैक्टर ना लागू होना सर, आपके ऊपर फियर फैक्टर ना लागू होना। थोड़ा तो लगता है, डर लगता है, घर वाले परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी चलिए ले लीजिए, कोई बात नहीं। मैंने तमाम तरह से अपने को प्रोटेक्ट कर रखा है। हालांकि एक हाथ में ग्लव नहीं है, फट गया था, ले वो जब कार में चेंज करूंगा। लेकिन आप अपनी सेल्फी जरूर ले लीजिए। वो ऐसा है ना कि मुझे मिठाई बहुत अच्छी लगती जी है। सर बताइए क्या खाना चाहेंगे। नहीं मैंने कहा बहुत मंदा है सर, है, बहुत मंदा है काम। मंदा है। कितना दिन भर में कितना आ रहा है? सर 600-500 का काम कर लेते हैं ज़्यादा। बस भाजी 7,500, 5,000, 7,500, 5,000 वाले लोग हैं ये लोग दिन में कमाने वाले। आज बता रहे इतना 600-500 पे पहुंच गए सर। हाँ? गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है इस टाइम तो सर। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, चलो परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा मुझे। और कैसा वक्त कैसा गुजरा ये पहले मुझे बताइए आप। अब वक्त तो कैसा ही गुजर रहा है पूरे विश्व में, हम सबका जी गुजर ही जा रहा है। हाँ। जी रहे हैं, सर्वाइविंग एज दे से। या। हाँ। लेकिन मैंने जैसा इंटरेक्शन में बोला कि आप तो बड़ा काम भी कर रहे थे, बड़ी चर्चा थी, तो वॉलंटियर्स के साथ लगे हुए थे। हाँ एक्चुअली मेरा लॉकडाउन काफ़ी एक्टिव सा रहा है। हाँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ घर में बैठे और कुछ नहीं कर रहे थे। हाँ। मतलब ऐसा भी था कि कुछ नहीं किया, ये भी थे, ऐसे दिन भी थे। हाँ। लेकिन मैंने काम भी किया, डबिंग भी कर ली अपने कुछ शोज़ की, और कुछ ऑन ग्राउंड काम भी कर लिया। और मैं रसभरी पे आऊंगा बिल्कुल। बहुत सारी चर्चा है उस पर, कुछ बहुत सारी लिखाई भी कर ली। लिखाई भी की। हाँ थोड़ी सी अपने लेवल पे कुछ आर्टिकल्स और ये सब, तो काफ़ी काफ़ी प्रोडक्टिव रहा है लॉकडाउन। रहा है, ऑफ कोर्स रहा है, क्योंकि बड़ी चर्चा है। तो मैं पहले वाले बात कर लेता हूँ। स्वरा भास्कर उन लोगों के लिए चिंतित नज़र आ रही है जो प्रवासी हैं, जा रहे हैं, उनके लिए बहुत सारा काम करती हुई नज़र आ रही, बड़ी चर्चा भी है और कैमरे से भी दूर हैं, नहीं मुझे करना है, और एक जुनून भी दिख रहा है, अब वो नज़र भी आ रहा है। तो ये स्वरा भास्कर का पहली बार देख रहे थे या ऐसा शुरू से ही रहा है कि लगा, और या कोविड में जो बहुत सारा चेंज हो रहा है उसमें ये भी चेंज था, दिखा कि नहीं हमको आना ही चाहिए, ये टाइम है, दिस द टाइम। वेल एक्चुअली मैं ये तो नहीं मानती कि कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा काम कर लिया या कोई बहुत महान चीज़ कर ली ऐसे। मुझे लगता है कि इस वक्त में ये कठिनाई का वक्त है, लेकिन इस वक्त में सबसे खूबसूरत बात ये है कि आम जो भारतीय हैं और जो एक्टिविस्ट हैं, जो NGOs में काम करते हैं, जो लोग हैं, सब ने मदद करी है अपने स्तर पे ही, चाहे वो और कुछ ना हो, अपने बिल्डिंग में गार्ड्स को चाय पिलाना या राशन देना वही क्यों ना हो। तो ये मैंने पाया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। रही मेरी बात, मैं मतलब मुझे लगता है मैं हमेशा से NGOs और उनकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी। मतलब एक ऐसा वक्त था जब मुझे लगा था कि कॉलेज के बाद कि मैं खुद सोशल एक्टिविज़म में जाना चाहूँगी, और मैंने काफ़ी कॉलेज के वक्त और एंड ऑफ स्कूल से ही इंटर्नशिप्स और ट्रेनिंग्स करने शुरू कर दिए थे NGOs के साथ। तो एक वो राब्ता रहा है हमेशा एक्टिविज़म की दुनिया से। पर इस बार जो अलग था मेरे लिए वो ये था कि मेरी माताजी का एक्चुअली शोल्डर फ्रैक्चर हो गया था इस बीच अप्रैल के एंड में शायद। ठीक है। हाँ। एंड मैं बम्बई में थी, तो मेरे पहले 2 महीने लॉकडाउन के एक्चुअली बम्बई में गुजरे। लेकिन मैं चूँकि चिंतित थी माँ को लेकर, तो फिर मैंने परमिशंस लेके मैं बाय रोड आई मुंबई से दिल्ली,
और उस वक्त मुझे ये लगा कि कठिनाई के वक्त में अपने घर तक पहुंचना कितनी बेसिक सी नीड होती है ना हम सबकी। course. और हमारे देश में इतने सारे लोग हैं जिन्हें वो नसीब ही नहीं हो पा रहा है। तो ये दुख की बात है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, राइट? कहीं पे भी कि आप फंसे हुए हैं और आप मुश्किल का और घर वक्त नहीं है पहुंच पा रहे। और घर ही नहीं पहुंच पा हाँ। रहे। मतलब ऐसा लगता है ना 2021 में या 20 मतलब 20 में 19-20 में मतलब ये दिक्कत है हमारी कि हम अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे। हाँ कि शायद वो मुंबई से दिल्ली की यात्रा बहुत कुछ चेंज लाई। हाँ मतलब मुझे बस लगा कि मैं इतने कंफर्ट में जा रही हूँ, मतलब हाँ। ठीक है परमिशंस थे, लंबा रास्ता था, लेकिन कुल मिला के बड़े कंफर्टेबली मैं पहुँच गई सुरक्षित रूप से। तो मुझे लगा कि लोग चल रहे हैं मतलब इन सड़कों पे, गर्मी इतनी, और मतलब और फिर ऑफ कोर्स हमने वो जो सारे इमेजेस आप लोगों ने जो इंटरव्यूज़ किए वो सब देखा। देखे, जी। वो देखा और मुझे ऐसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और मुझे गिल्ट ऑलमोस्ट फील होने लगा, दोष भावना कि यार मतलब ऐसे वक्त में बस बैठे रहना नहीं लगता वाजिब। और दूसरी चीज़ जो मुझे लगा कि सिस्टम के अंदर भी ना हम अक्सर सिस्टम पे सवाल उठाते हैं, जैसे कि उठाना भी चाहिए, लेकिन मैंने पाया कि सिस्टम के अंदर भी ब्यूरोक्रेसी में ऐसे अफसर हैं जो नेक दिल हैं, जो अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हमने अल्टीमेटली जो है जो सारे लोगों को भेजा है, हमने सरकारी व्यवस्था के तहत ही भेजा। और 3 ऐसे केसेस थे जो सबसे मेरे लिए बहुत अच्छे यादगार रहे। एक था कि 100 जो श्रमिक थे वो बहादुरगढ़ हरियाणा में फंसे हुए थे और उन्हें बलिया उत्तर प्रदेश पहुंचना था। और किसी ने मुझे मेरे ट्विटर पे, मैंने अपने ट्विटर को कॉल सेंटर बना लिया था, मैंने देखा। तो उन्होंने मुझे ट्विटर पे ट्वीट किया, तो मैंने हरियाणा के ही IAS ऑफिसर एक मोहम्मद शाहीन जी हैं, उनसे बात करके उन्होंने 4 बसेस अगले दिन भिजवा दिए, मतलब सरकारी व्यवस्था के तहत। एक आंध्र प्रदेश में 22 लोग बेगूसराय बिहार के विशाखापट्टनम में एक कंपनी में फंसे हुए थे, तो वहाँ मैंने एक पुलिस अफसर लोकल जिनका मॉनिटरिंग का काम था, विशाल गुन्नी जी, उनसे बात की। उसमें थोड़ा टाइम लगा, 5-6 दिन लगे क्योंकि सब सॉर्ट करने में। फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से ही बस करवा के उनको वापस भेजा गया। सिमिलरली मिजोरम में 30 लोग आइजॉल में फंसे हुए थे, वहाँ मुझे तो पता ही नहीं था मैं करूँ क्या। फिर संजय जी की टीम में सर्वेश करके बहुत एक टैलेंटेड उनके OSD हैं, तो उनसे मैंने मदद ली, तो उन्होंने मिजोरम में कांटेक्ट करके फिर सरकारी व्यवस्था के थ्रू। तो मुझे लगा कि सिस्टम काम कर सकता है अगर नियत हो, जो लोग सिस्टम के अंदर हैं उनकी नियत हो तो सिस्टम काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा है। तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा था। एक भाजी ये बात बहुत खास है क्योंकि आज मेरे आने का मकसद भी यही है। मेरे पास ना कॉपी है ना पेंसिल है। फिल्म आपको मुझे मालूम है, आपको मालूम है, फिल्म बहुत कम देखता ज़रूर हूँ, छोड़ता एक भी फिल्म नहीं हूँ, लेकिन फिल्म पे कभी गुफ्तगू नहीं करता क्योंकि वो मुझे मेरा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन भाजी आज मैं जो बैठा तो बगैर कोई साजो सामान, क्योंकि मुझे आज लगना था कि आज स्वरा भास्कर से पूछना है। वो जो एक आर्टिस्ट है वो खुलेगा तो अपने आप खुलेगा, तो अपने आप स्टोरी बनेगी, और यही मेरा मकसद है। रसभरी बड़ी बातें हो रही हैं। और मुझे मैंने थोड़ा स्टार्टिंग देखी, पूरा तो नहीं देख पाया, लेकिन मैंने थोड़ा देखा। लोगों ने कहा कि टीचर स्टूडेंट का रिलेशन जो है बड़ा अजीब सा दिखाया, हालांकि उससे पहले भी फिल्म में बहुत सारी एक्सपेरिमेंट हुआ जी। व्हाट डू यू फील कि सोशल मीडिया में ज़्यादा कर दिया, उसको देखा नहीं, पहले ही लेके उड़ गए हवा में, पता मतलब नहीं। मुझे लगता है कि रसभरी के चर्चे जैसा होना भी चाहिए था, पूरे शहर भर में है। हाँ है, वो तो होना ही था। चर्चा तो है, हाँ। चर्चा तो है। आई थिंक कि जिस किस्म की समीक्षा मैं देख, या निंदा, समीक्षा भी नहीं कहूँगी, निंदा देख रही हूँ मैं, वो ज़्यादातर मुझे लग रहा है ऐसे लोग हैं जिन्होंने देखा नहीं है शो, और जो एक्चुअली शो को नहीं, वो मुझे पर्सनल लेवल पे मेरी निंदा करना चाह रहे हैं। स्वरा ये मुझे बताओ आज आप कि वाई स्वरा टारगेट क्यों बनते हैं, स्वरा टारगेट क्यों रहती है? आई थिंक क्योंकि मैं चुप नहीं रहती ना। मैं आई थिंक वो कहते हैं ना कि अगर आप बोलते हैं तो फिर आप अगर घुसते हैं फिर वो कीचड़ में, तो फिर वो कीचड़ तो लगेगा ही। तो ट्विटर और सोशल मीडिया कीचड़ हो गया है। जब आपको चुप रहना चाहिए तो आप चुप नहीं रही। आपने बोला, उस तरफ बोल दिया सुशांत वाले में, तो दूसरा वाला ने आपके ऊपर कुछ और लगा दिया इल्जाम। हाँ, वो होते रहता है। मतलब मुझे लगता है कि देखिए सुशांत की जो मौत थी वो बहुत दुखद थी। नहीं, सुशांत के साथ जो हुआ वो तो बहुत ट्रैजिक था, और मुझे लगता है कि हम सब के लिए बहुत बड़ा धक्का था। हाँ। वो न सिर्फ ऑडियंस के लिए, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर जो हम लोग हैं, हमारे लिए भी बहुत बड़ा धक्का था। और मुझे लगता है कि सबसे दुख की बात ये ना, सुशांत जैसी सक्सेस स्टोरी और सफलता की कहानी एक्चुअली है नहीं। 7 साल में सुशांत ने वो शिखर छुए हैं
कामयाबी के जो मैंने 10 साल में इंडस्ट्री में 10 साल हो गए मुझे, मैंने नहीं छुए। सुशांत 200 करोड़ की फिल्म पे बैठे थे, मतलब उनकी आखिरी फिल्म ने 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाया था। अच्छे छोरे, ये कोई मतलब ये सुपर हिट फिल्म है ये। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। अच्छे खासे स्टार थे, बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी। धोनी में इतना अच्छा काम किया था उन्होंने, उनकी ज़्यादातर फिल्में हिट थीं। जिन 10 फिल्मों में उन्होंने काम किया था, अच्छे रोल्स करे थे, अच्छा पैसा कमा लिया था, शोहरत, दौलत, मतलब हर चीज़ जो इंसान चाहेगा, नाम। और फिर भी डिप्रेशन जैसी बीमारी से वो बच नहीं पाए। डिप्रेशन ने उनको ग्रस्त कर लिया। तो आई थिंक सुशांत ने ना हमारे इस चकाचौंध की दुनिया पे पर्दाफाश किया है उनकी मौत ने, कि आपको दुनिया के सारे पैसे मिल सकते हैं, सारी शोहरत मिल सकती है, सक्सेस, नेम, फेम, लेकिन पीस, खुशी कुछ दूसरी चीज़ है। कुछ दूसरी चीज़ है। और डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिससे एक्चुअली हम शायद उसे ठीक से समझते भी नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे कारण हैं शोक मनाने के। लोगों ने कैंप जैसे बना दिए कि वो कैंप में डिवीजन हो गया कि आपने भी आपने एक ट्वीट किया, हाँ, तो मैंने देखा था। ये मानना है कि हम दुखी हैं, वो समझ में आता है। हाँ। लेकिन अपने दुख को हमें दूसरों के एजेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए, है ना। ये सुशांत की मौत जो है वो सुशांत के बारे में होनी चाहिए। हमें सुशांत की ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें सुशांत के लिए शोक मनाना चाहिए, हमें उस शख्स को याद करना चाहिए, ना कि अपनी रोटी सेकनी चाहिए इस पे। उनमें से जितने भी लोग इस में शामिल हैं, कोई मेरा पर्सनल दोस्त तो है नहीं। और ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैंने धर्मा के साथ कभी काम नहीं किया, मेरी कोई आने वाली फिल्म भी नहीं है फ़िलहाल धर्मा में। लेकिन जो बात गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इंडस्ट्री लाख बुरी हो सकती है, करण जौहर लाख बुरे हो सकते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन उन पे कत्ल का इल्ज़ाम लगाना ये थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है हो गया है। और ये सोचना कि किसी स्टूपिड से चैट शो पे कोई बेकार सा जवाब किसी ने दे दिया ठिठोली में, और या किसी पॉइंटलेस सी पार्टी में नहीं बुलाया, मुझे नहीं लगता सुशांत ये शख्स था जो इन चीज़ों को लेके इतना गहरे दुख में जाता। ये जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं ना, उन्हें ना डिप्रेशन की समझ है, उन्हें ना वो सुशांत का स्तर गिरा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, अपने पर्सनल एजेंडे के लिए सुशांत का स्तर गिरा रहे हैं आप। सुशांत कोई स्ट्रगलर नहीं था, वो फेलियर नहीं था, वो सक्सेस था, वो बहुत बड़ी कामयाबी की कहानी है। हमें ये याद रखना चाहिए, हमें उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। दूसरी तरफ वाले उसको कहते हैं कि वो बहुत डिप्रेशन में था, बहुत परेशानी में था, उसकी तरफ कोई लोग देख नहीं रहे थे। नहीं, आप जो कर रही हैं वो चापलूसी कर रही थी। ये नहीं, देखिए चापलूसी तो उनकी होती है जो सत्ता में होते हैं, तो आई थिंक हमें पता है कि चापलूसी कौन कर रहा है। मुझे लगता है कि डिप्रेशन सफल लोगों को भी हो सकता है। ऑफ कोर्स। सो दैट्स द होल बीमारी है। या वो एक बीमारी है, वो जैसे बुखार किसी को हो सकता है, डिप्रेशन किसी को हो सकता है। आई थिंक ये चीज़ हम मिस कर रहे हैं। ये इस एलिमेंट को रसभरी मैं फिर लौटता हूँ क्योंकि वो इधर चला गया। मैं रसभरी का मुझे लगता है बहुत सिंपल सी बात है कि जो लोग जिस किस्म की निंदा हो रही है उससे मुझे क्लियर लग रहा है कि आपने फिल्म नहीं देखी है। हाँ। सबसे मुझे हास्यास्पद ये लगता है कि एक ऐसी सीरीज जिसमें एक सेक्स सीन नहीं है, हाँ। एक नग्नता का सीन नहीं है, राइट, उसको आप सॉफ्ट पॉर्न बता रहे हैं, पॉर्न बता रहे हैं। खैर मैंने पॉर्न देखा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता, उन्होंने ही देखा होगा जो बता रहे हैं। लेकिन जहाँ तक डेफिनेशन होता है पॉर्न का, इट्स समथिंग वेयर यू आर शोइंग सेक्स, राइट। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। लोग कह रहे हैं प्रोमो भी कहीं कुछ ऐसा था जो सजेस्टिंग था इस तरह से। बट सजेस्टिव चीज़ें तो हम कब से देख रहे हैं इस इंडस्ट्री में। मतलब चोली के पीछे क्या है, सजेस्टिव नहीं था। ऑफ कोर्स। तो रसभरी चोली के पीछे क्या है से वो तो 94 में आया था, उससे ज़्यादा सजेस्टिव है क्या? क्या मतलब हमने इससे ज़्यादा सीन्स, बोल्ड सीन्स हमने फिल्मों में देखे हैं जिन्हें सेंसर बोर्ड ने पास किया, ठीक है ना। तो आई थिंक कि ये बनावटी कंट्रोवर्सी है। एक शख्सियत है स्वरा भास्कर, तो जब वो किसी फिल्म में हो, वेब सीरीज़ में हो, डिजिटल में हो, तो आपका कहना है कि वो फिर लोग हावी हो जाते हैं, अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल से आप इंडस्ट्री में हैं और ठीक ठाक काम नहीं, बहुत बढ़िया वाला काम किया है आपने, सक्सेसफुल फिल्म्स। लेकिन मुझे लगता है कि एक खास किस्म की जो वार्तालाप है वो पिछले 6 साल में ही शुरू हुआ है। तो इसलिए पहले 4 साल में उतना मैं फिर भी स्ट्रगल ही कर रही थी और छोटे छोटे काम कर रही थी। पर मतलब मुझे एक्चुअली इस चीज़ से दिक्कत नहीं है, क्योंकि होता ये है ना कि ये इतनी बातें करते हैं कि ये आपको ज़िंदा रखते हैं।
तो अब मेरी जो पहचान है इनकी बदौलत, मेरे सारे नफरती चिंटू मैं बुलाती हूँ इनको, इनकी नफरती चिंटू। हाँ मेरे पाजी नफरती चिंटू, ये वर्ड मुझे अच्छा मिला। हाँ नफरती चिंटुओं की बदौलत मेरा नाम जो है और मेरी पहचान फिल्मों पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ। मैं फिल्म करूँ ना करूँ, मैं न्यूज़ में रहती हूँ, मेरी पहचान बनी रहती है। तो ठीक है यार, मतलब हमारे लिए, हम लोग तो यही चाहते हैं ना कि मीडिया से हमें अटेंशन मिलता रहे। तो वो तो मिल ही रहा है इनकी बदौलत, वो जिंदा रख रहे हैं मुझे। और जब आप ये कहते हैं ना 6 साल से ये, और आपने तमाम सारे वर्ड यूज़ कर लिए, लिंचिंग और ये वो, तो आपको लगता है कि ये जो चिंटू हैं जिसका आपने यूज़ किया, ये आपके पीछे लगे रहते हैं और आपको ये एक तरह से दम आपकी तरफ बांधे रहते हैं? हाँ, जो कि अच्छी बात है। मतलब रसभरी की जितनी पब्लिसिटी इन्होंने कर दी है, मुझे नहीं लगता कि हमने खुद अपनी तरफ से करी थी। वो कहते हैं कि एक गुरु शिष्य परंपरा है, उस परंपरा में ट्रेडिशनल सोच है, ट्रेडिशनल सोच इन जो भारत की परंपरा से मिलती है, उसके अगेंस्ट आप चली गई हैं इसमें। बट एक्चुअली या थॉट अगेंस्ट चला गया? देखिए, किशोरावस्था की जो उलझनें होती हैं, किशोरावस्था में जो जिस किस्म के जिज्ञासा उठती है, वो एक सच्चाई है, ठीक है ना। उसमें आप ये संस्कार और ये सब बोल के उन चीज़ों को दबाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, मत देखिए शो को। पर हम सबको याद है ऐसी स्कूल टीचर्स जो बहुत ही थोड़ी हाँ हॉट सी होती थी और सारे लड़के उनको देख के मुग्ध हो जाते थे और लड़कियां ये सोचती थी कि यार हम भी बड़े होके ऐसे पहनेंगे क्या, क्या हम भी, या इनका बॉयफ्रेंड होता होगा क्या। हाँ, एक तरीके का आकर्षण होता है उन टीचर्स की जिंदगी में। फिर उनके बारे में अफवाहें फैल जाती थी कि इनका तो पीटी टीचर के साथ चल रहा है, ये वो। हम सबको पता है, ये हम सबके स्कूल्स में हुआ है, यू नो। सो आई थिंक कि मुझे ये समझ नहीं आता कि जो सामाजिक सच्चाइयाँ हैं उससे मुंह फेरने का मतलब क्या है, ठीक है ना। और ये समझना कि जस्ट बिकॉज आप किसी चीज़ से आकर्षित हैं कि आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, ये एक बहुत ही तंग सोच है। ये एक्चुअली यही दिक्कत है, यही वो दिक्कत है जो सेक्स को या सेक्सुअलिटी, यौनिकता को बुरा, गंदी चीज़ मानता है। और यही वो सोच है। ये मैं बोलना चाहूँगी कि 2 चीज़ें। एक, रसभरी में एक्चुअली अगर पूरी शो आप देखें तो रिस्पेक्ट की सीख है। वो टीचर एक्चुअली उस लड़के को यही सीख देती है। तो चूंकि लोग शो नहीं देख रहे, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है। दूसरी चीज़, मैं इन सारे लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको ये अश्लील लगता है जब यौनिकता को हम एक बेबाक तरीके से दिखाते हैं और एक सेलिब्रेट करने के नज़रिए से दिखाते हैं? जब यौनिकता को हम इस तरीके से दिखाते हैं कि वो अटैक हो रहा है, असॉल्ट हो रहा है, उसका रेप हो रहा है, उसके ऊपर हिंसा हो रही है, तब दिक्कत नहीं होती हमें, है ना। रेप की ऑफ कोर्स दोगलापन है ये। रेप के सीन्स जो अक्सर हमारी फिल्मों में ऐसे फेटिशाइज करके दिखाए जाते हैं कि ऑलमोस्ट उनसे लोगों को प्लेजर मिलने लगे, उस चीज़ से हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और लिंग हिंसा जब हम दिखाते हैं, जेंडर वायलेंस, या जब औरतों पे हिंसा के सीन्स दिखाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसका तो यही मतलब है ना कि एक्चुअली आपको डर लगता है महिलाओं की सेक्सुअलिटी से। आपने कौन सा वर्ड यूज़ किया था, कौन से चिंटू? नफरती चिंटू। नफरती चिंटू। तो नफरती चिंटू जो है वो लोग कौन हैं? मुझे क्या पता, मैं थोड़ी ना उनके, मतलब हैं वो लोग अक्सर, मतलब मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक वक्त था जब उन सबके नाम के आगे मैं भी चौकीदार लिखा हुआ रहता था। ये मैंने नोटिस किया था। अक्सर जो मुझे गालियाँ पड़ रही थी वो चौकीदारों से पड़ रही थी। आजकल तो अब मुझे नहीं पता कौन है वो। आप मतलब ये कहना चाहिए कि इस थॉट के बिल्कुल अगेंस्ट चले जाते हैं कभी कभी। तो लगता है लोगों को कि आप अगेंस्ट होना तो कोई बात नहीं है, विचार का अलग होना तो कोई बात नहीं है, तो अच्छी बात है। आप नहीं मिलते हैं, बहुत सारे विचार मेरे नहीं मिलते किसी से, लेकिन एग्रेशन आ जाता है थोड़ा सा आप क्रिटिसाइज़ कर देते हो और उस तक चले जाते हो जहाँ पे लगता है कि जो पीठ है वो दीवार से रख गई है और आप बहुत हार्श से दिखते हो। मतलब देखिए, मेरा बड़ा सिंपल मानना है कि आप जिस किस्म की भाषा में बात करेंगे, आप उसी किस्म की भाषा में वापस जवाब भी पाएंगे। बहुत सिंपल है मेरा। ये आपका थॉट है, ये बिल्कुल। आप मुझसे इज्जत से बात करिए, मैं आपको इज्जत से जवाब दूंगी। आप मेरे साथ बदतमीजी करिए तो फिर आप मुझसे आदर की ये नहीं रख सकते एक्सपेक्टेशन। अच्छा, एक बात बताइए सर, मैं सवाल को काट रहा हूँ, सॉरी मैं रोक रहा हूँ। इंडस्ट्री बढ़ गई है क्या इस तरह से, इसके बीच में इस थॉट के ऐसे इधर है कुछ इधर है? देखिए, ये भी मुझे लगता है ना, ये डिविजन्स भी अब थोड़े ज़्यादा हम वो कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी और इंडस्ट्री में यही लोग हमेशा से थे। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा से सारे लोग एक ही सोच के थे। ऐसा एकदम से अकस्मात कैसे हो गया? मुझे लगता है कि हमारे सोसाइटी में जो ध्रुवीकरण है, जो पोलराइजेशन है, वो ज़्यादा बढ़ गया है। वो पूरे समाज में बढ़ा है,
वो तो अब हमें दिख ही रहा है ना, हाँ, of जिस किस्म की आपको भी फील होता होगा, हाँ। जिस किस्म की वार्तालाप हो रही है, जिस किस्म की बातचीत हो रही है, जिस किस्म की मीडिया में बातचीत हो रही है, Of course. सारा झगड़ा सारे टाइम है एक दूसरे के ऊपर, तो उसका असर तो इंडस्ट्री पे भी होगा ना। इंडस्ट्री समाज के तो बाहर अलग थोड़ी तो ना है, है। उसी का हिस्सा समाज है, का हिस्सा है, तो हिस्सा समाज है। में जो हो रहा है वो इंडस्ट्री में होगा। सो इट्स दैट, ये जो पोलराइजेशन आप समाज में देख रहे हैं वही पोलराइजेशन आप इंडस्ट्री में देख रहे हैं, मतलब विचारों के लेवल पे। और कुछ लोग तो मुझे लगता है फ्रैंकली स्पीकिंग, आई मीन आई डोंट थिंक विचारों की भी बात है। देखिए फिल्में जो है ना वो सरकार पे बहुत डिपेंडेंट होती हैं, हमें हर तरीके की सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, सेंसर बोर्ड से क्लियरेंस चाहिए होती है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड से क्लियरेंस चाहिए होती है, तमाम किस्म के परमिशन होते हैं। फिर अगर कुछ बवाल हो गया तो कोई स्टेट बैन कर दे तो वो एक अलग दिक्कत। तो फिल्म इंडस्ट्री का बार बार राब्ता सरकारों, अलग अलग केंद्रीय सरकार, राज्यों की सरकारों से होता है। तो लोग बचना चाहते हैं, वो जो लोग सत्ता में हैं उन्हें ज़्यादा ना उकसाना नहीं चाहते, वो उनके खिलाफ नहीं जाना चाहते विरोध, क्योंकि कौन फिर ये झेलेगा ना उसका, फिर उसकी दिक्कतें कि फिर आपकी फिल्म अटक गई, फिर बैन हो गई, फिर यहाँ भागो, फिर वहाँ भागो। प्रोड्यूसर के अपने पैसे लगे रहते हैं। प्रोड्यूसर को आपका बेचारा, जिस आदमी ने पैसा लगाया, जिस महिला ने पैसा लगाया, उनका तो काम है कि मैं अपने पैसे, अपनी इन्वेस्टमेंट बचाऊंगा ना पहले। अब सवाल ये कि जो ये सोचने और समझने और ब्रेन वाली जो लेडी है या लड़की है या एक्ट्रेस है स्वरा, इसको जब डिफाइन करना होता है एक्स पॉलिटिकली, तो कैसे डिफाइन करती है अपने को? देखिए मैं एक्चुअली, मुझे अक्सर लोग अलग अलग किस्म के लेबल लगा देते हैं कि ये तो वामपंथी है, ये लेफ्टिस्ट है, ये नक्सल, अर्बन नक्सल, जो सबसे नॉनसेंस टर्म मैंने अपने जीवन में सुना ये है। ऐसा कुछ और नहीं है। इस किस्म ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है। मतलब नक्सल जो ये टर्म बना रहा है वो सबसे पहले तो नक्सलवाड़ी की मूवमेंट को ही नहीं समझ रहा है ना। वो मूवमेंट किसानों का मूवमेंट था, गाँव में अपनी ज़मीनों के लिए। तो अगर आप क्लियरली जो है आप उस संदर्भ को ही नहीं समझ पा रहे हैं, नक्सलबाड़ी के संदर्भ को। खैर, मैंने हमेशा, मुझे लगता है कि मेरी जो पॉलिटिक्स है उसमें सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए है इंसानियत। कि कोई भी सोच अगर इंसानियत से दूर होने लगे तो वहाँ पे दिक्कत है, चाहे वो दक्षिणपंथी सोच हो या वो वामपंथी सोच भी हो। कम्युनिज्म का सबसे बड़ा जो क्रिटिक यही है ना कि जो कम्युनिस्ट कंट्रीज जो थे वो सबसे ज़्यादा इनह्यूमन किस्म के, जी, वो और सबसे ज़्यादा बर्बर तरीके की जो मानव अधिकार का हनन है वो उन देशों में भी हुआ जो कम्युनिस्ट थे। चाइना को देख सकते हैं, हमारे पड़ोसी हैं, तियाननमेन स्क्वायर में जो हुआ, या जिस किस्म से चाइना ने दबाया है अपने लोगों को और रिप्रेस करके रखा है, तो मैं उसकी भी निंदा करती हूँ। तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी पोएम है, वाह, स्वागत है। कि इस दुनिया में आदमी की ज़ात से बढ़कर कुछ नहीं, वाह, न मज़हब, न ज्ञान, न ईश्वर, न संविधान। क्या बात है। और आगे की लाइन्स आई थिंक हैं इसके, आदमी की जात से बढ़कर कोई हाँ, संविधान नहीं। हाँ, आदमी मतलब आदमी, औरत, मानव की ज़ात से बढ़कर कुछ नहीं, न मज़हब, न ज्ञान, न ईश्वर, न संविधान। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि ह्यूमैनिटी जो है, जो सोच ह्यूमैनिटी और काइंडनेस, दया भावना, संवेदना, सहानुभूति, इन चीज़ों को नहीं तवज्जो दे रही है, वो सोच गड़बड़ है। और मुझे ये एक चीज़ ज़रूर लगती है कि नफ़रत जो है ना वो हर दौर में गलत है। हाँ। वो त्रेता युग में गलत था, हाँ। वो द्वापर युग में गलत था, वो कलयुग में गलत है। सिंपल नफ़रत और हिंसा, पर स्पेशली जो सोच नफ़रत को जस्टिफाई जब आप कहते हैं नफ़रत और हिंसा गलत है, तो इस समय आप एक सवाल और बहुत ज़्यादा काफ़ी है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन करो, चाइना के कोई भी प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। एस्केलेशंस हैं बॉर्डर सीमा पर वेपन्स के और तमाम तरह की, इंडो चाइना, साइनो इंडिया का लेकर तमाम सारी बातें हैं। स्वरा एक सोचने समझने वाली हैं, तो मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ कि क्या आपका रूप क्या मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है चाइनीज़ प्रोडक्ट बैन करने से। मुझे लगता है ये जन चेतना है, ये जनता का अपना एक रोष है, क्योंकि ऑब्वियसली हम अपने देश के प्रति ऑब्वियसली हमारी वफ़ादारी है, हमारी वफ़ादारी हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे है। और अगर हमारे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का कोई हनन करेगा तो हमें गुस्सा आएगा, मतलब भारत के वासी होने के नाते। और मुझे लगता है कि जनता और क्या कर सकती है, वो तो बॉर्डर पे जाके जंग नहीं लड़ सकती है। तो ये जनता का अपना एक तरीका है, एक प्रतिशोध है, अपना एक प्रोटेस्ट है, और उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। और ये बात जब स्वरा कहती है इस तरह से, तो
शायद बहुत सारे लोगों को लगता कि शायद वो कहेंगे कि हिंसा जो है वो ठीक नहीं है, ऐसा 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 आता है। नहीं, बट देखिए, हिंसा बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन जब आपके ऊपर अटैक हो रहा है तो क्या करेंगे आप? मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप, ऐसा तो है नहीं कि हम गए थे वहाँ पे, हमने तो नहीं किया अटैक चाइना पे, वो उन्होंने किया हमारे ऊपर। और जहाँ तक कि जंग का सवाल है, और जहाँ तक कि ये मुझे लगता है ये ना बहुत गहरे मुद्दे हैं, क्योंकि हमने पूरी जो विश्व की व्यवस्था ऐसी हो गई है ना कि उसमें जो देश बन गए हैं, जिनकी आर्मियां हैं, जिनको डिफेंड करना पड़ता है, अब ये हमें एकदम सभ्यता के लेवल पे जाना पड़ेगा कि हमारी एक्चुअली व्यवस्था ऐसी है कि एक किस्म की हिंसा है हमारी सभ्यता में जिसको जायज़ माना जाता है, और वो है जो स्टेट्स, उनका वायलेंस है, जो राष्ट्रों का की हिंसा है, उसको राष्ट्रवाद के नाम पे और उसको नेशनलिज्म के नाम पे उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, मैं भी कर लेती हूँ, राइट? तो अब अगर हमें ये डिबेट करनी है तो हम सिर्फ भारत चीन के ऊपर डिबेट नहीं कर सकते, फिर हमें एकदम वापस जाना पड़ेगा कि नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट पे। भाई तो बातचीत इतनी ज़्यादा दूर तक चली गई तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। आपने बहुत अच्छी मेहंदी बहुत अच्छी हाँ, हमारे घर में एक शादी थी, तो आजकल सोशल डिस्टेंसिंग के माहौल में हमें ऐसे घर पे करना पड़ रहा है सब कुछ। तो वो 20 लोग आए, बस 20 ही लोग? 20 भी नहीं हुए, हम 12 घर के बस 12 लोग थे और हमने ऐसे ही मेहंदी लगवा ली और घर में तो ये समय घर में ढोलक बजा लिया, खुश हो गए। अच्छा, वो स्वरा सब वैसे ही, सब ढोलक और सब वही सांस्कृतिक पहलू वही सब दिखते हैं ना? हाँ, वैसा ही होता है सब, ऐसा कुछ नहीं? मुझे म्यूजिक और कल्चर और ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, मैं कोई इंस्ट्रूमेंट बजा नहीं सकती, लेकिन गा तो सकती हैं? वो गा सकती हूँ मैं थोड़ा बहुत। नहीं 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 थोड़ा सा कुछ गुनगुना दीजिए, एक कोई सा। मैं बीच से शुरू कर लेती हूँ, आप खुद पहचान जाएंगे। है उसके निकलता है। और जब लोग मुझे कहते हैं ना आप थिएटर की एक्ट्रेस है, मैं उन्हें बोलना चाहती हूँ मैंने एक्चुअली स्टेज पे थिएटर कभी नहीं किया, मतलब एक प्ले किया है मैंने, नुक्कड़ नाटक करे हैं हमने। हमने कभी गूंगी धरती बोल रही, कच्चा चिट्टा खोल रही, जागो रे मजदूर किसान, जागो रे मजदूर किसान। और मेरा ये मानना है स्वरा जैसा आर्टिस्ट जो है, जो आर्टिस्ट है, मैं फिल्म इनकी अपनी है, ये अपनी धारा में है, लेकिन मैं इनको एक आर्टिस्ट के तौर पर जब लेता हूँ तो ये मानता हूँ ये बहुत सोचने और समझने वाली हैं और ये बहुत सोच समझ के बोलती हैं, लेकिन हाँ निकालने वाले इनके वही वर्ड पकड़ते हैं और उसको लेके उड़ जाते हैं, तब बहुत दिक्कत होती है। मतलब ठीक है, मुझसे ज़्यादा दिक्कत मेरे मम्मी पापा को होती है, क्योंकि हम थोड़े ऐसे ढीठ हो गए ना और मोटी चमड़ी के हो गए हैं, उनको बहुत बुरा लगता है। तो मैंने उनको बैन कर रखा है कि आप मेरे कमेंट सेक्शन नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मैं ब्लॉक किसी को नहीं करती और मेरे कमेंट्स का सेक्शन खुला रहता है। तो अब मेरी माँ तो एक दिन रो रही है कमेंट्स पढ़ के, मैंने कहा क्यों पढ़ रहे हो आप, पढ़ क्यों रहे हो आप? तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन वो फिर भी जाते हैं, वो भी नहीं समझते हैं ना। पाजी मैं इस पे कहना चाहता हूं, मैं सोचूं ब्लॉक ही कर दूं उन दोनों को। अरे नहीं, मैं आपसे एक बात कहता हूँ पाजी, ये बहुत गलत बात है सच में। आप सोचो कि एक पेरेंट जब एक सक्सेसफुल बच्चे को देखता होगा और उसके बाद जब कमेंट पढ़ता है, तो हालांकि विचार की अभिव्यक्ति सबको है, लेकिन सोचना जरूर चाहिए, समझना जरूर चाहिए, और ये बात सच है। कंगना राउत का जब आप पढ़ते हो कमेंट तो कैसा लगता है आपको, जब वो आपके बारे में बोलती हैं? मुझे मतलब मेरे को कोई मेरे किए आपने उनके साथ तो? हाँ, मेरे को इतने सारे लोग बोलते हैं तो इट्स फाइन। मतलब मुझे लगता है कि देखिए सबको बोलने की आज़ादी है, अगर मुझे है तो उनको भी है। अगर मुझे ये आज़ादी मिलनी चाहिए कि मैं सामाजिक मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे, सांस्कृतिक मुद्दों पे अपनी राय रखूं, तो उन्हें भी रखनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? आई डोंट नो प्रॉब्लम। मुझे चापलूस भी कह देती हैं आपको? मैंने आपको कहा ना कि चापलूसी उनकी होती है जो सत्ता में होते हैं, और सबको पता है कौन किसकी चापलूसी कर रहा है। तो मुझे और कुछ लोग कहें ना कहें, चापलूस तो खैर नहीं ही कह पाएंगे, क्योंकि आपकी ज़बान बहुत तेज है, बहुत शार्प है। मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मैंने कुछ दिन पहले, जिसमें 2016 का वीडियो है, जहाँ पे मैंने करण से सवाल उठाया नेपोटिज्म का, और मैं खुद भी भूल गई थी कि एक्चुअली बातचीत हमारी हुई थी, और मैंने बहुत मतलब एक सभ्य तरीके से पूछा, उसने बहुत अच्छे से जवाब दिया करण ने, सभ्य तरीके से, और एक बहुत ही फ्रैंक तरीके से भी उसने बोला कि जो भी उसे बोलना था। तो मैं हमेशा वही कहती हूँ कि यार आप तमीज़ से बात करिए, आप अच्छे से बात करिए और लोग जवाब देंगे। हम एक लोकतांत्रिक समाज में वाद विवाद होना चाहिए। ऑफ कोर्स हम सब एक राय नहीं रखते हैं, कैसे रख सकते हैं? 130 करोड़ लोग हैं इस देश में, सारे लोग एक राय कैसे रख सकते हैं? हो ही नहीं पाएगा,
हो ही नहीं मुख्तलिफ पाएगा। सोच है, जी। मुख्तलिफ कलर है, जी। हर तरह का, हर आदमी को जीने का हक है। पर एक बार बात ज़रूर होनी चाहिए और मुश्किल मुद्दों पे होनी चाहिए बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कंगना एक बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, उसमें मतलब उनके साथ तो काम किया है मैंने और उनकी फिल्में देखी हैं, तो आई मीन देयर इज़ नो डाउट कि वो बहुत ही ज़्यादा तो जब टैलेंटेड आपने है। नेपोटिज्म की बात की, भाई भतीजा होता है वहाँ पे उस दायरे में, मुंबई में? सर नेपोटिज्म तो ऑफ कोर्स होता है, लेकिन कहाँ नहीं होता है। अगर आप हाँ। या मैं, अगर आप मतलब आप पत्रकार हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आपके पिताजी जिस चैनल के लिए आप काम कर रहे हैं उसके मालिक होते, तो आपकी जो सफ़र होता वो अलग होता, बिल्कुल। है ना। तो क्या चूंकि आपके पिताजी मालिक हैं तो आपको बोलेंगे कि नहीं प्रतीक जी आप नहीं बन सकते पत्रकार क्योंकि पिताजी हैं। आप बोलोगे मुझे इंटरेस्ट है जेन्युइनली, मैं बनना चाहता हूँ, और बोलोगे नहीं बन सकते, नेपोटिज्म। पर वो तो सब जगह, हर नेपोटिज्म सत्ता का एक की अभिव्यक्ति है, वो हर फील्ड में होती है, राइट। हमें सोचना ये चाहिए कि अवसर जो है वो दूसरों को भी मिलना चाहिए, और ऐसा नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बॉलीवुड को बहुत विलन बनाया जाता है। हमको याद रखना चाहिए इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारे सारे आउटसाइडर्स हैं। दिलीप कुमार आउटसाइडर थे, देवानंद आउटसाइडर थे, अमिताभ बच्चन आउटसाइडर थे, शाहरुख खान आउटसाइडर हैं, प्रियंका चोपड़ा आउटसाइडर हैं, दीपिका पादुकोण आउटसाइडर हैं, नवाज आउटसाइडर है, इरफान आउटसाइडर है, राजकुमार राव आउटसाइडर है, आयुष्मान खुराना आउटसाइडर है, सुशांत आउटसाइडर थे, कंगना आउटसाइडर हैं, ऋचा चड्ढा आउटसाइडर है, स्वरा भास्कर आउटसाइडर है। लेकिन स्वरा यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये ठीक है वो उनको मिला, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्ट्रगलर होंगे जो टैलेंटेड होंगे, शायद वो हाशिए पे ही रह गए होंगे। ऑफ कोर्स सर, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टार चिल्ड्रन भी हैं ना जिनको नहीं जिन्होंने Success नहीं नहीं वो मिल पाया। मुकाम पाया। और दूसरी चीज़ इसमें देखिए, मैं ये नहीं कह रही नेपोटिज्म नहीं है, मैं कह रही हूँ नेपोटिज्म है, लेकिन उसको एक्सक्यूज़ बना के इल्ज़ाम एक दूसरे पे निजी इल्ज़ाम लगाने के बनिस्बत अगर हम जो स्ट्रक्चर है बॉलीवुड का वो समझें तो क्या वो ज़्यादा बेटर नहीं होगा। हम क्यों नहीं ये समझते हैं कि बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसे 2000 बैंक के लोन फिल्मों के लिए 2000 में मिलने शुरू हुए हैं। Yes. मतलब कि पहले फिल्म 1913 में से 2000 तक प्रोड्यूसर जो है वो अपना पैसा लगा के, अपना घर गिरवी रख के, फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस उठा के फिल्में बना रहा था। जब ऐसा स्ट्रक्चर है तो क्या रिश्ते और रिश्तों के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। और मैं तो करण को भी बोला था कि फिल्म इंडस्ट्री नेपोटिस्टिक नहीं है, सामंतवादी है, फ्यूडल है, इट्स एक्चुअली फ्यूडल। सो बट व्हाई इज दैट हैपनिंग। और जैसे ही आपने लोन देने शुरू किए, इंडस्ट्री स्टेटस मिला इसको, जैसे ही कॉर्पोरेट्स का आना शुरू हुआ, जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म आए, आपने देखा कैसे इंडस्ट्री खुल गई। तभी आपको नवाज दिख गए, राजकुमार राव दिख गए, जयदीप अहलावत दिख गए, दीपक डोबरियाल दिख गए, जीशान अयूब दिख गए, राधिका आप्टे, ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी, मैं, मोनिका डोगरा, जितने भी, मतलब मैं कह रही हूँ बहुत सारे नाम हैं, राइट। दूसरी चीज़ मैं ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ, Sure. आपको बड़ी हमदर्दी है हमसे, आउटसाइडर से, ठीक है। नवाज सर की फिल्म आई थी आतिया शेट्टी के साथ, मोतीचूर का लड्डू, ठीक है, नवाज सोलो लीड में, उसका बॉक्स ऑफिस बताना मुझे। इरफान की कारवां का बॉक्स ऑफिस बताइए मुझे। राजकुमार राव की ट्रैप्ड का बॉक्स ऑफिस बताइए मुझे। ऋचा चड्ढा की आर्टिकल 375 का बॉक्स ऑफिस बताइए। सुशांत सिंह राजपूत की सोन चिड़िया का बॉक्स ऑफिस बताइए। स्वरा भास्कर की अनारकली का बॉक्स ऑफिस बताइए। सारे आउटसाइडर हैं, है ना। धड़क का बॉक्स ऑफिस बताइए। स्टूडेंट ऑफ द ईयर का बॉक्स ऑफिस बताइए। हीरोपंती का बॉक्स ऑफिस बताइए। कौन जा रहा है इन फिल्मों को देखने? एक मिनट, हम तो नहीं जा रहे, ऑडियंस जा रही है। तो क्यों बना रहे हो आप स्टार चिल्ड्रन को और बड़ा स्टार? आपको इतनी दिक्कत है स्टार चिल्ड्रन से, तो क्यों देखने जा रहे हो उनकी फिल्में थिएटरों में? आपको हमसे हमदर्दी है, हमारी फिल्में देखो थिएटर में, हमें बनाओ स्टार। स्टार बनाता कौन है? वो कहते हैं कि वो तो फिल्म मूवीज़ में भी कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं कि वो, पता चला सुशांत को अगर मूवीज़ मिल रही थी लगातार 6, 7, 8 मूवी से वो आउट हो गए। नहीं, कहाँ आउट हुए? वो जो हर movies थी साल उन्होंने फिल्में करी। पॉइंट वो नहीं है सर, आप मेरा ये जवाब दीजिए, स्टार बनाता कौन है? अगर आप, हाँ, of course, दर्शक बनाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल कटरीना कैफ को इतनी निंदा करते थे लोग कि अरे एक्टिंग नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता। आप उनकी फिल्में देख रहे हो, है ना, और आप उनको स्टार बना रहे हो, तो आपको ही उनसे दिक्कत है। लेकिन चलते चलते मैं वो पूछ लेता हूँ कि हमारे कुछ जर्नलिस्ट फ्रेंड हैं वो जो कि आपको फिल्म में मुंबई में कवर करते हैं, पता नहीं ये सवाल पूछते हैं या नहीं पूछते हैं, लेकिन मैं तो बेतकल्लुफ़ी होकर बात पूछता हूँ। बहुत देर से आपसे बात कर रहा था, तो मैं भी पूछ लेता हूँ चलते चलते। जब आदमी ये कहने लगे कि नहीं मैं मम्मी पापा के घर में ठीक हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है और देखेंगे मुंबई जाएंगे, ऑफ कोर्स मुंबई जाएंगे, अभी ये बहुत पोटेंशियल है, ये जाएंगे, ये बहुत फिल्में करेंगे और मैं चाहूँगा देखूँगा।
तो कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही कि फिल्म अभी थोड़ा दें तो शादी वादी कर लें उसके बाद जाएंगे? और किससे करूँ? एक तो लॉकडाउन भी हो गया है, अब तो और कम लोग मिलेंगे। नहीं अब आपके तो कोई दिमाग घर से ही बाहर नहीं निकल रहा। क्योंकि हमने देखा है अक्सर फिल्म वाले जो है ना जर्नलिस्ट अक्सर पूछते हैं कि भाई शादी कर रही हैं क्या, सोच रही हैं क्या, दिमाग में है क्या? नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने जो शो किया उसका नाम है रस भरी, लेकिन मेरी असल जिंदगी है बहुत ही नीरस भरी, ठीक है ना? तो ये मेरी सच्चाई है। थैंक यू सो मच फॉर बहुत गिविंग अस शुक्रिया टाइम। थैंक यू सो मच पाजी। अपना काम तो ये कि यहाँ पे काम खत्म और दूसरी तरफ शुरू। अच्छे हैं पाजी, दर्शन के लिए लोग आए हुए हैं, क्या बात है। हाँ नमस्ते, दर्शन वाले गए हैं? हाँ जी। लड्डू चढ़ा रहे हैं? बूंदी के? हाँ जी। क्या बात है। हैं? हाँ जी। कहाँ से? गांधीनगर से। गांधीनगर से? हाँ जी। क्या बात है पाजी, डिस्टेंस बनाए रहो। कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। हाँ और ये दर्शन के लिए लोग कतार लगाए हैं, डिस्टेंस भी बनाए हुए हैं। डिस्टेंस बनवा रहे हैं, डिस्टेंस जी, क्या बात है। थर्मल स्क्रीनिंग भी हो रही है, थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, एक एक आदमी जा रहा है अंदर। कैसी मैडम बना है भाई, केवल दूरी, आपको दूरी बनानी होगी। आप दूर रहेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे, घर वाले पूछेंगे आपको, अगर दूर नहीं रहेंगे तो घर में भी आपको अलग कर देंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर न्यूजीलैंड बनाना है तो दूरी बनानी होगी आपको। आप दूर रहेंगे, सबके फ्री रहेंगे। तो पाजी न्यूजीलैंड बनाना है तो दूर रहना है, क्या बात है। कोई किसी से हाथ नहीं मिलाएगा, ये वादा है। आप लोग सब लोग ठीक हो जाओगे 15 ही दिन के अंदर। ये मैं चैलेंज करता हूँ, दिल्ली को न्यूजीलैंड बना दूंगा। ये मेरा वादा है, अगर एक महीना सही चले तो दिल्ली न्यूजीलैंड बन जाएगी, हर एक का मार्क्स दूर हो जाएगा। आप आइए इधर। ये मेरा वादा है, पक्का वादा है। न्यूजीलैंड घोषित कर दूंगा अगले महीना ही इसको। अगले महीना? हाँ, न्यूजीलैंड। अगर आप दूरी बनाए रखेंगे। आओ पाजी, तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं मुझे, यहाँ तो सब अपने आप ही ट्रेंड हैं। कैसे हैं आप? वादा है, कहीं भी जाओगे बहुत बढ़िया है, और सोशल डिस्टेंसिंग और एहतियात बरतने से ऑटोमेटिक कोरोना से हम फाइट जीत जाएंगे। हनुमान मंदिर। जय हनुमान। जय